गाइस, वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई एम हेमंत। आज हम इस वीडियो में सेल के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में कोशिका भी बोलते हैं। सेल को यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, क्योंकि एक जीवन की इकाई है। इसलिए क्योंकि सभी जीवधारी जो होते हैं सभी जीवधारी जो हैं इस धरती के, वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इस धरती पर एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जबकि बड़े जीव जो होते हैं उनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और उनका शरीर जटिल भी माना जाता है। एक कोशिकीय जीव का शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे कि बैक्टीरिया। आगे देखते हैं हम कि सेल की जो परिभाषा डेफिनेशन है, सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो कोशिका होती है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानी जाती है सभी जीवधारियों के शरीर की, क्योंकि सभी जीवधारियों की संरचना को भी बनाती है और उनके शरीर में जो कार्य चलते हैं उसके लिए भी सेल को ही जिम्मेदार माना जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल जो टर्म था, ये सेल नाम का जो कोशिका शब्द दिया था वो किसने दिया था? सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने दिया था 1660 ईस्वी में, 1660। सेल के फादर जो हैं वो रॉबर्ट हुक हैं, जिन्होंने सेल की जो डिस्कवरी खोज की थी वो 1665 ईस्वी में की थी, 1665 में। इन्होंने जब अपनी लैब में ये वर्क कर रहे थे तो उस दौरान इन्होंने अपनी लैब में एक उपकरण के जो कॉर्क होती है रबड़, उसको काट कर उसकी एक स्लाइड पर माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्होंने देखा कि जो कॉर्क रबड़ थी उसकी कुछ डेड सेल्स दिख रही थी, वो भी बॉक्स नुमा, जो बॉक्स टाइप की हैं, खोखली होलो बॉक्स, जिनको इन्होंने कोशिका नाम भी दिया बाद में। फिर आगे देखते हैं जो सेल की स्टडी करते हैं हम, तो सेल की स्टडी करना कहलाता है साइटोलॉजी। साइटो का मतलब हो गया सेल, कोशिका, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि सेल की स्टडी करना कहलाता है साइटोलॉजी। सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं, वो कितने टाइप्स की होती हैं? ये दो टाइप्स की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता। और दूसरा पॉइंट है कि सेल में सेल ऑर्गेनस यानी कि उसके अपने कोशिकांग नहीं पाए जाते। थर्ड पॉइंट है कि सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है। इसका एग्जांपल है, सेल्स से जो प्रोकैरियोटिक सेल्स से जो जीव बनते हैं वो हैं जीवाणु, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरी शैवाल। जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें सेल ऑर्गेनल्स इसके अपने खुद के कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। ओके गाइस, और जो यूकैरियोटिक सेल से जो जीव बनते हैं वो उच्च कैटेगरी के बनते हैं, जैसे कि उच्च कैटेगरी के बड़े आकार के एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए। जो सेल के कुछ सिद्धांत दिए थे वो किसने दिए थे? प्रिंसिपल्स स्लाइडेन और स्वान ने। ये दो साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल के ऊपर कुछ सिद्धांत दिए अपने। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिकाओं से होती है। हर एक जीव कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है और प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। थर्ड पॉइंट है, सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो मिलकर काम करती हैं और मिलकर काम करके वो क्या बनाती हैं? एक जीव को बनाती हैं, उसका निर्माण करती हैं। लास्ट पॉइंट है, कोशिका निर्माण जिस क्रिया से होता है, जब कोशिका जब बनती है उस दौरान क्या होता है, जो कोशिका उसमें केंद्रक अहम भूमिका निभाता है। यानी कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। उस दौरान कोशिकाओं का क्या होता है? डिवीजन होने से कोशिकाओं की अपने आप में संख्या बढ़ती है और कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यानी कि कुल मिला के यह है कि कोशिकाएं की भी उत्पत्ति जो हुई है वो पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से हुई है, डायरेक्टली अपना आप कोशिकाएं नहीं बनी हैं। ओके गाइस, अब हम आगे सेल की संरचना के बारे में बात करते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर देखने में कैसी होती है। सेल जो होती है वो एक बहुत ही बारीक धागा टाइप का होता है, जैसे कि कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर। ये धागा जो होता है, सेल जो होती है वो बहुत खोखली होती है, अपने अंदर से खोखली देखने पे उसके अंदर एक दिखता है जैसे एक फाइबर है, धागा। और इसको हम कोशिका को जब और देखते हैं गहराई से तो इसकी स्टडी करने में पता चलता है कि अंदर से खोखली होती है, होलो, एक पाइप की तरह। इस पाइप के अंदर इसका खुद का अपना द्रव्य होता है, जैसे एक पाइप में पानी होता है, ऐसे इस कोशिका के अंदर भी अपना खुद का एक द्रव्य होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य कहते हैं। सभी जीव जो होते हैं इस धरती के, प्राणी, पेड़ पौधे, ख़त्म हो जाता है तो कोशिका की डेथ हो जाती है उस कंडीशन में। ओके गाइस, अब ये जो जीव द्रव्य होता है वो देखने में चिपचिपा और रंगहीन दानेदार सा होता है, और इसी की वजह से इसी के अंदर सारी चीज़ें पाई जाती हैं कोशिका के, जितने भी कोशिका अंग होते हैं। जब कोशिका की हम एक स्लाइड बनाकर देखते हैं तो कोशिका के अंदर हमें अलग अलग तरीके की संरचनाएं देखने को मिलती हैं और उनका एक स्पेसिफिक कार्य होता है सेल के अंदर।
सेल के अंदर जब हम इन संरचनाओं को देखते हैं तो सेल के अंदर एक जीव द्रव्य होता है रंगहीन, कलरलेस, और ये जीव द्रव्य होता है कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। इस कोशिका झिल्ली को हम कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये कोशिका झिल्ली क्या करती है कि कोशिका जो जीव द्रव्य होता है वो बिखरता नहीं है, उसको समेटे रहती है, चारों ओर से उस जीव द्रव्य को घेरे रहती है। कोशिका का सारा कोशिका द्रव्य जो होता है वो झिल्ली के अंदर रहता है, इससे बाहर नहीं जा पाता। अगर ये झिल्ली फटती है किसी कारणवश तो ये सारा पदार्थ झिल्ली से इस कोशिका से बाहर निकल आएगा, इसलिए ये झिल्ली का बना रहना वो ज़रूरी है। कोशिका झिल्ली जो होती है इसका सबसे पहले मॉडल दो वैज्ञानिक निकोलसन ने और फ्लूड ने दिया था, जिसका फ्लूड और उस मॉडल का नाम था फ्लूड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल जो दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये सन 1972 में दिया था। उसके बाद जो कोशिका का ये जो द्रव्य होता है वो उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है गाइस। और कोशिका द्रव्य में ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं हमें। उसके कोशिका के द्रव्य में एक सेंटर में केंद्रक होता है, जिसको हम ये केंद्रक सभी कोशिका के अंग जितने भी होते हैं उन सबके कार्य को कंट्रोल करता है। इस कोशिका अंग जो बीच वाले सेंटर में केंद्रक है, इस केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 यानी कि 1833 में की थी। केंद्रक के अंदर देखते हैं हम कि उसके अंदर कुछ धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको क्रोमेटिन कहा जाता है। ये क्रोमेटिन कुछ समय बाद आपस में कलेक्ट होकर इकट्ठा होकर एक एक्स नुमा संरचना बनाते हैं। इन एक्स नुमा संरचना को हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। क्रोमोसोम्स की खोज यानी कि गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में की थी और इन गुणसूत्रों को जो नाम दिया था वो वाल्डेयर ने 1888 में दिया था। केंद्रक के अंदर एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के अंदर ही इस संरचना को पाए जाने के कारण इसका नाम केंद्रिका है। और केंद्रिका की खोज फोंटाना नाम के साइंटिस्ट ने 1781 में की थी। केंद्रिका का जो कार्य होता है वो राइबोसोम का निर्माण करना होता है। राइबोसोम आगे चल के प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट है जो इसका प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म की खोज जीव द्रव्य की पुरकिंजे ने 1839 में की थी। जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें 80% जल होता है और जो एलिमेंट्स तत्व पाए जाते हैं ऑक्सीजन 76% होती है, नाइट्रोजन 2.5% एंड कार्बन 10.5% एंड H2 10% पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि राइबोसिका के द्रव्य में साइटोप्लाज्म में एक अगला नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल होता है वो राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो की खोज सर्वप्रथम जंतु कोशिका में की गई थी, प्लांट एनिमल सेल में। इसकी जो खोज की थी G.E. पेलाडे साइंटिस्ट ने 1955 में की थी। और जो प्लांट सेल में सर्वप्रथम खोज की गई थी उसकी खोज रॉबिन्सन ब्राउन साइंटिस्ट ने 1953 में की थी। जो राइबोसोम होता है इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी माना जाता है क्योंकि ये सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी डुबे ने 1955 में की थी। इसके डिस्कवरी के बाद ये सेल ऑर्गेनल है अगला, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग और अल्टमान ने 1882 में की थी। इसकी डिस्कवरी होने के बाद जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये एटीपी बनाने का काम करता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अणु को तोड़कर एटीपी ऊर्जा बनाता है और वो ऊर्जा हर जीवधारी अपने विभिन्न अनेक कार्यों करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला सेल ऑर्गेनल है वो है अंत्यप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो होता है ये एक स्केलेटन की तरह संरचना लगती है इसकी, जैसे एक नेट होता है और ये उससे चिपका रहता है। केंद्र की जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन झिल्ली होती है उससे टच में रहता है। वो ट्रांसपोर्ट और सिंथेसिस करना होता है, लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन का संश्लेषण करता है। जो केंद्र के अंदर जो छोटी सी संरचना केंद्रिका है उसके अंदर राइबोसोम बनता है और राइबोसोम बनने के बाद वो सीधा केंद्रक जो अंत्यप्रद्रव्य जालिका होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके ऊपर आकर इकट्ठा हो जाता है, सिंथेसिस हो जाता है। इस तरीके से ये इसका काम ये। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड रफ जो होते हैं वो अपने राइबोसोम्स के कारण होते हैं। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो है गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडीज़। इसकी जो डिस्कवरी की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी बॉडीज़ का जो काम होता है वो ये होता है कि ये जो कुछ मटेरियल होता है अगर उसको सेल से बाहर निकालना है, एक्सक्रेट करना है उत्सर्जित, तो उसको पैक कर और ट्रांसपोर्ट कर देता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इस तरीके से बैग्स बनते हैं। हम आगे पादप कोशिका की बात करेंगे। पादप कोशिका को हम प्लांट सेल भी बोलते हैं। प्लांट सेल के बाहर एक कठोर परत पाई जाती है। इस परत को हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये कोशिका भित्ति प्लांट की कोशिका को
फटने से बचाती है, उसकी बाहरी वातावरण के जितने भी कारक या प्रभाव होते हैं उनसे रक्षा करती है। प्लांट में सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति, वो सेलुलोज पदार्थ की बनी होती है और ये केवल प्लांट्स, पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। एनिमल की सेल में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कोशिका में भी पाई जाती है, वहाँ भी ये रक्षा करने का काम करती है, बैक्टीरिया की सेल को फटने से बचाती है। लेकिन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के पदार्थ की बनी होती है। उसके बाद प्लांट सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम हरित लवक भी कहते हैं। इसकी खोज सिम्पल नाम के वैज्ञानिक ने 1864 में की थी और ये क्लोरोप्लास्ट को जो होता है ये फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है और सभी पेड़ पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। फोटोसिंथेसिस भोजन बनाने की प्रक्रिया के कारण इसको किचन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल था माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है एटीपी की फॉर्म में, जिसकी वजह से इसको पावर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल गोल्जी बॉडीज़ है, जो ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सभी जो पदार्थ हैं उनको कोशिका के अंदर कौन से पदार्थ को बाहर निकालना है, कौन से पदार्थ को अंदर लेना है, उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, कितना किधर जाना है, तो इसलिए ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है, क्योंकि इसी जगह पर प्रोटीन बनती है जहाँ ये सेल ऑर्गेनल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियस, जिसको सेल कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सभी कोशिका के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका अंग होते हैं, उन सबको उनकी सबकी क्रियाओं को कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रित। सभी कोशिका के अंग से केंद्रक के नियंत्रण में ही अपना अपना काम करते हैं, इसलिए इसको सेल कंट्रोलर यानी कि कोशिका नियंत्रक कहा जाता है। तो आगे अब हम सेल फंक्शन की बात करेंगे कि सेल के क्या कार्य होते हैं। सेल मूवमेंट करती है, यानी कि सेल के जो एक कोशिकीय के जीव होते हैं जैसे कि जीवाणु, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्विमिंग गति कर सकते हैं, तो सेल इस तरीके मूवमेंट भी करती है, गति। सेल रिप्रोडक्शन भी करती है, एक कोशिकीय के जीव जो होता है वो अपने ही जैसे और जीव को पैदा करता है, तो सेल में डिवीज़न भी होता है, जिस तरीके से उनमें रिप्रोडक्शन प्रक्रिया चलती है, जनन प्रक्रिया, इसको हम जनन क्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट सेल का जो कार्य होता है वो रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, जिसमें कि सेल क्या करती है, जो बाहरी वातावरण होता है, बाहरी वातावरण से प्रभावित होकर कुछ क्रिया प्रतिक्रिया प्रदर्शित करती है, जिसको हम स्टिमुलेशन कहते हैं। सेल न्यूट्रिशन भी करती है, सेल बाहर कुछ पदार्थों को एब्जॉर्ब करती है जो आवश्यक पदार्थ होते हैं। सेल अपने अंदर से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देती है, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। जैसे सेल के जो खराब पदार्थ होते हैं वो अपने अंदर से बाहर निकाल देती है, जैसे सेल में से, स्किन में से स्वेट, पसीना निकलता है। सेल रेस्पायरेशन भी करती है, सेल अपने जो बाहरी सरफेस सतह होती है उसके थ्रू सांस लेती है, CO2 को रिलीज़ करती है और O2 को एब्जॉर्ब करती है। सेल ग्रोथ भी करती है, सेल अपने सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन के थ्रू अपनी लंबाई में वृद्धि होती रहती है सेल में। इस तरीके सेल के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो इस प्रकार रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। टिश्यू, व्हाट इज़ टिश्यू? कोशिकाओं का वह समूह जिनकी संरचना और कार्य एक समान होते हैं, ऐसे समूह को हम ऊतक कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सेम इन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू की स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। और टिश्यू नाम का जो टर्म था, ये शब्द ऊतक, ये जेवियर विचार्ट नाम के साइंटिस्ट ने 1801 में दिया था। टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक और प्लांट टिश्यू पादप ऊतक। एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एनिमल्स के तरल ऊतकों को बनाते हैं, जैसे कि ब्लड टिश्यू, जो ब्लड होता है, रक्त, वो एक तरल ऊतक है जो अपना में एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का कार्य ऊतकों को आपस में संयोजित यानी कि जोड़ कर रखना होता है। और नेक्स्ट टिश्यू है मसल्स टिश्यू यानी कि पेशियों ऊतक। ये ऊतक जो होता है ये मांसपेशियां बनाने का काम करता है और मांसपेशी, ये ऊतक काफ़ी लचीला भी होता है जो खिंचावट पैदा करता है। नेक्स्ट टिश्यू पाया जाता है एनिमल में नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। इस ऊतक का काम होता है नर्वस सिस्टम बनाना, तंत्रिका तंत्र, जिसके थ्रू सिग्नल्स आते जाते हैं आवेग के रूप में। और आगे प्लांट टिश्यू है यानी कि पादप ऊतक। पादप ऊतक 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिनको हम विभोज्य ऊतक कहते हैं। ये ऊतक पादप प्लांट्स के सीड्स भाग पर या फिर उसके रूट अपेक्स यानी कि जड़ के सीड्स पर पाए जाते हैं। ये ऊतक लगातार विभाजित होकर प्लांट्स की सतह की, उसके तने की लंबाई में लगातार वृद्धि करते रहते हैं और उसकी जड़ों को में भी वृद्धि करते रहते हैं ताकि प्लांट्स की लगातार लंबाई बढ़ती रहे। और इस तरीके से ये ऊतक लगातार, इनमें कोशिका विभाजन चलता रहता है इन ऊतकों में। जबकि परमानेंट टिश्यू जो होते हैं
वो स्थायी ऊतक कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ को एक समय पर आकर कोशिका विभाजन रुक जाता है और ये ऊतक जो होते हैं वो स्थायी हो जाते हैं, ताकि ये ऊतक जो होते हैं वो कुछ स्पेशल टिश्यू बनाते हैं जिनको जटिल ऊतक भी कहते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम जो वेसल्स वाहिकाओं का काम करते हैं, पानी को और फूड को ले जाने का काम प्लांट्स के अंदर। और कुछ स्पेशल टिश्यू और भी पाए जाते हैं, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा, जिसमें कि स्क्लेरेनकाइमा जो होता है एक डेड टिश्यू होता है, जो जैसे कि नारियल के जो रेसे होते हैं वो डेड सेल इनके स्क्लेरेनकाइमा के ही बने होते हैं, जबकि कोलेनकाइमा और पेरेनकाइमा जो होते हैं वो लिविंग टिश्यू होते हैं, वो जीवित टिश्यू होते हैं जो प्लांट्स को के हर एक पार्ट में पाए जाते हैं, लीव्स, स्टेम, रूट्स में, जो उसको जीवित बनाए रखते हैं। इस तरीके से अब हमने देख लिया कि सेल जो होती है वो हर एक जीव की, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो, इस धरती के जितने भी सजीव प्राणी होते हैं उन सबका शरीर एक छोटी सी संरचना से बना होता है जिसको हम कोशिका या सेल बोलते हैं। ये शरीर के निर्माण करने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। कोशिकाएं, जब कोशिकाएं आपस में मिलकर बहुत सारी एक समूह बनाती हैं तो कोशिकाओं के इस समूह को हम फिर ऊतक बोलते हैं, यानी कि टिश्यू। और यही टिश्यू काफ़ी सारे आपस में मिलकर एक ऐसी संरचना बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, यानी कि अंग बनाते हैं, जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह। इस तरीके से ये सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक ऐसा तंत्र बनाते हैं जिसको हम एक नई संरचना बना देते हैं। और वो संरचना किसी जीव की भी हो, किसी भी जीव की हो सकती है, एनिमल की या प्लांट्स की, और ये सारे संरचनाएं मिलकर एक जीव बनाती हैं। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ सबसे छोटी कोशिका जो कहलाती है वो माइकोप्लाज्मा कहलाती है। माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु होता है जो एक मिट्टी में पाया जाता है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट होती है सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जो एनिमल्स के और ह्यूमन के बॉडी में पाई जाती है, शरीर में। इस कोशिका का काम आवेग को एक सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्गे के अंडे की कोशिका, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्गे के अंडे की कोशिका। ओके गाइस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके, नाइस मीटिंग यू।